Hello everyone and welcome to you in lecture 8 of module 2. In this lecture, we'll learn about adverbials and their classification based on structure and its formation. And we'll also take a very deep dive into how they interact with the other parts and other word of the sentence. And a basic yet very interesting topic. Now let's begin the class and it's very interesting actually, and we are going to understand the mechanics how it interact with subject and finite verb and other part of the thing. चलिए शुरू करते हैं क्लास को. एक्चुअली हम लोगों को क्या सीखना है आज कि हमने थोड़ी बहुत एडवर्बियल के बारे में तो बातें सीख ली है, लेकिन थोड़ा सा और हमको डीप में बातें को ले जाना है. जैसे मैं आपको कहूँ कि एडवर्बियल एडवर्बियल होते क्या हैं, तो आप कहेंगे भैया कि सेंटेंस में हमने क्या क्या देखा. सेंटेंस में हमने देखा सब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसके कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बियल. मतलब सेंटेंस का वो प्लेस है, मतलब वो जगह है जहाँ पे हम वर्ड्स को रखते हैं. हमने इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े ही डीप तरीके से अंडरस्टैंडिंग विकसित कर लिया. हमने उनको पहचानना भी सीख लिया है. अब हमारी बात एडवर्बियल को लेकर शुरू हो रही है. हालांकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं ये, लेकिन विश्वास करिए आपको इस क्लास में बहुत मज़ा आने वाला है. तो थोड़ा सा तमीज़ से रहें और चलिए क्लास को अगले लेवल पे ले जाते हैं. आज हम लोग पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन. इससे पहले चलिए थोड़ा सा कुछ बातों को सीखते हैं इधर उधर की. सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, तो आप सिंपल कहेंगे कि अभी तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उस अंडरस्टैंडिंग को अगर हम आगे लेके जाएं. लेट मी चेक द वॉल्यूम. एक्चुअली द वॉल्यूम, लाइक, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया. एक मिनट एक मिनट. हेलो. ठीक है, इट्स ओके. तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं कहूँ कि एडवर्ब क्या होता है, तो आपका ये जवाब रहेगा भैया जो एडजेक्टिव के बारे में कुछ बता दे, वर्ब के बारे में कुछ बता दे, या जो एडवर्ब के बारे में बता दे, यानी इनको जो मॉडिफाई करे, इनको जो मॉडिफाई करे, यही बात होगी. क्लियर. अब क्या करते हैं कि थोड़े बहुत एग्जाम्पल से इस बात को आगे बढ़ाते हैं. जैसे मैंने लिखा वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी. ठीक है, मैंने लिखा क्या, वेरी हैप्पी. ठीक है. दूसरा मैं एक और लिख लेता हूं, प्लेइंग वेल. ठीक है. फिर मैं एक और फ्रेज लिख देता हूं यहाँ, प्लेइंग वेरी वेल, वेरी वेल. और मैं कहूँ कि चलिए थोड़ा सा इनको अब एक नज़र थोड़ा इनके डीप में जाके देखते हैं. मैंने कहा कि ये जो हैप्पी है ना, एक्चुअल में एडजेक्टिव है. ठीक है. और उसके बारे में जो बता रहा है ये वर्ड है वेरी. तो इट मीन्स ये जो वर्ड है ये है क्या, एडवर्ब हमारा. ओके. अब हम बात करते हैं ये जो प्लेइंग है ना, ये है हमारा वर्ब. अच्छा, इस वर्ब के बारे में बता रहा है कौन, वेल. तो ये हो गया हमारा एडवर्ब. फिर मैं कहूँ कि ये तो हमारा वर्ब है. ओके. और ये क्या है हमारा, इसके बारे में बता रहा है. ठीक है. वर्ब कैसे काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, एक्शन कैसे हो रहा है, मैनर क्या है होने का, ये बता रहा है ये वाला एडवर्ब. अब इस एडवर्ब के बारे में भी इंटेंसिफाई कर रहा है कौन, वेरी. मतलब इस एडवर्ब के बारे में भी कुछ बता रहा है एडवर्ब. तो आपने इन तीनों चीजों में आपने ये क्या सीखा कि एडजेक्टिव के बारे में भी बता रहा है एडवर्ब, वर्ब के बारे में भी बता रहा है एडवर्ब, और यहाँ पे एडवर्ब के बारे में भी बता रहा है एडवर्ब. यानी कि ये बात ठीक है कि हम ये कह सकते हैं इन चीजों के बारे में ये बता रहा है. क्लियर. तो हमें लगता है कि थोड़ी बहुत बात आपको अब समझ में आ गई होगी. अब मैं क्या करता हूँ कि इन्हीं चीजों को सेंटेंस में यूज करने की कोशिश करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी बात कहाँ तक जाती है. जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है. मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, शी वॉज प्लेइंग वेल, शी वॉज प्लेइंग वेरी वेल.
मैंने उन्हीं फ्रेजेस को सेंटेंस में यूज कर लिया। अब फिर यहाँ सीखते हैं। हमने क्या देखा, ये हमारा एडवर्ब है और ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। अब सेंटेंस को हम तोड़ते हैं, मतलब आई मीन की सेंटेंस को अब जो है ना एनालिसिस करते हैं। ये भाई साहब हमारे क्या है, आप कहेंगे भैया ये सब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा फाइनाइट वर्ब है, साथ में आप कहेंगे कि भैया ये लिंकिंग वर्ब भी, क्लियर, लिंकिंग वर्ब। अच्छा, लिंकिंग वर्ब का काम क्या है कि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से लिंक करने का काम कौन करता है, लिंकिंग वर्ब करता है, क्लियर। अच्छा, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है और एडवर्ब भी हो सकता है। अच्छा, एक बात हमने और भी सीखी है यहाँ कि अगर मान लीजिए एडजेक्टिव हो और उसके पहले एडवर्ब लगा हो तो हमारे लिए हेडवर्ड क्या होगा, मतलब इन दोनों बातों में जो जरूरी बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, वो क्या होगा, एडजेक्टिव। अगर यही नाउन लगा दें तो अब एडजेक्टिव स्विच हो जाएगा, अब हम क्या करेंगे, नाउन को अपना हेड मानेंगे। तो अभी आप देखिए एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, तो हमारा हेड वर्ड क्या है, ये है हैप्पी, ठीक है। तो एक्चुअल में सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब सब्जेक्ट को उसके एडजेक्टिव से जोड़ रहा था, लेकिन एडजेक्टिव के लिए हमने क्या यूज कर लिया, एडवर्ब। तो यहां से लेके हैप्पी और वेरी दोनों मिला करके हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, ये है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं एक पॉइंट पे पहुंचाना चाहता हूं, थोड़ा सा इंतजार करें, मैं उस पॉइंट पे आपको लाता हूं। आप कहेंगे ये सब्जेक्ट है, सेम, ठीक है, ये और ये दोनों मिल करके फाइनाइट वर्ब बना रहे हैं, क्लियर। अब ये क्या है, ये क्या है आप बताइए। हमने क्या सीखा कि क्या सेंटेंस में सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और इसके कॉम्प्लीमेंट, क्या इन सभी चीजों में ये वेल कहीं फिट बैठ रहा है। आप कहेंगे भैया नहीं बैठ रहा है, तो थोड़ा देर के लिए इसको यहीं रखते हैं। हमें ये पता है कि ये एडवर्ब है, ठीक है, आगे बढ़े। सी, फिर ये सब्जेक्ट है, यहाँ से यहाँ तक फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब मिला के होता है, कहीं कहीं हेल्पिंग नहीं आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर क्या ये पार्ट इन सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और उसकी कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट में कहीं फिट बैठता है। आप कहेंगे भैया नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो इसको हमें तो पता है कि ये एडवर्ब है दोनों मिला के, लेकिन अभी के लिए हमें नहीं पता कि ये क्या है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो एडवर्बियल्स होते हैं एक्चुअल में वो एडवर्ब ही बने होते हैं, मतलब एडवर्बियल कौन बनेगा, केवल और केवल एडवर्ब ही बनेंगे जो एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहे होंगे। अच्छा, एडवर्ब का फंक्शन क्या है ये भी देखिए, फिर से देखते हैं एडवर्ब का फंक्शन क्या है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के बारे में कुछ बताना, ठीक है, ये उनका फंक्शन है, मतलब जो जनरली फंक्शन। अब ये एडवर्ब ही बनते हैं एडवर्बियल, एडवर्ब ही बनते हैं एडवर्बियल, लेकिन हम ये कहाँ कह सकते हैं कि सभी एडवर्ब एडवर्बियल बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। यही पॉइंट मैं समझा रहा था कि ये वेरी भी एडवर्ब है, लेकिन क्या ये एडवर्बियल है, नहीं है। ये किसका हिस्सा है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा। तो कहीं भी आपको, मतलब अचानक से आपको अगर ये दिख जाए कि ये भाई साहब हमारे क्या हैं, ये भाई साहब हमारे एडवर्ब हैं, तो हम इनको ऐसे ही नहीं कह देंगे कि वो एडवर्बियल है, क्लियर। अब वेल को देखिए, वेल वेल, ठीक है, ये इनमें से कहीं हिस्सा में नहीं फिट बैठ रहा है, तो इनसे बाहर जो भी आएगा वो निश्चित तौर पर एडवर्बियल ही होगा, और जो भी एडवर्बियल होगा वो सेंटेंस में एडवर्ब की तरह काम कर रहा होगा, क्लियर। अब आते हैं ये वेरी वेल, ये भी हमारा एडवर्बियल है, एडवर्बियल है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में। ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में, क्लियर। अब इतनी छोटी सी बात हमने सीख ली। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, उसे भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, सब ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, और जो बच जाएगा, जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा, वो सब के सब एडवर्बियल होंगे। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब क्या ये जरूरी पार्ट है क्या, देखिए केवल दो ही पार्ट जरूरी हैं जिनको मैंडेटरी पार्ट कहा जाता है, वो है सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब। इनका मिलना जरूरी है स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के लिए। ये तो बात मैंने शुरू में ही कर ली, स्ट्रक्चर कंप्लीशन के लिए इनकी जरूरत पड़ती है, अगर ये नहीं मिले तो स्ट्रक्चर तो कंप्लीट ही नहीं होगा, क्लियर। इसीलिए हम फ्रेज और क्लॉज को अलग अलग समझते हैं कि फ्रेज फ्रेज क्यों है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है। क्लॉज क्लॉज क्यों है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। बाकी जितने पार्ट आप देख रहे हैं
इनके अलावा बाकी आपको जितने पार्ट भी दिख रहे होंगे अभी, जैसे कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये सभी ऑप्शनल है। मतलब सेंटेंस में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ऑब्लिगेटरी नहीं, ऑब्लिगेटरी नहीं, मतलब इनका होना जरूरी नहीं। इतनी बात आपको समझ में आई। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको और समझाना चाहता हूँ। जैसे वो क्या है, मैं कुछ यहाँ पे वर्ड्स को लिखता हूँ ताकि उस बात को मैं आपको समझा पाऊँ। जैसे मैंने लिखा क्विकली एनफ, ठीक है, एक लिखा। दूसरा मैंने लिखा स्ट्रांगली एनफ, स्ट्रांगली एनफ, ठीक है। फिर मैंने लिखा वेरी रूडली, फिर मैंने लिखा सो ब्यूटीफुली, ठीक है। मैंने इतना कुछ लिखा। अब एक काम करते हैं, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। समझना क्या है कि इनमें हेड वर्ड क्या है। तो अगर आप यहाँ से समझने की कोशिश करें तो रूडली हेड वर्ड है, यहाँ ब्यूटीफुली हेड वर्ड है, स्ट्रांगली हेड वर्ड है और क्विकली हेड वर्ड है। ये आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि हेड वर्ड क्या है और हम उनको कैसे पहचानें। जैसे जैसे हमारी क्लासेज आगे बढ़ेंगी इस बारे में भी आपकी समझ एकदम से क्रिस्टल क्लियर होती चली जाएगी, ठीक है। अब हमने कहा कि ये हेड वर्ड है। अच्छा, एक शब्द आपने सुना क्या कि मैंने क्या कहा, एडवर्ब का क्या काम है, इन सभी को मॉडिफाई करना। एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब को मॉडिफाई करना। एडजेक्टिव का क्या काम है, एडजेक्टिव का क्या काम है, नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना यानी उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना जिससे वो बात एक्चुअल में बदल जाए, ठीक है, उसका नेचर बदल जाए, ठीक है, या उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब यहां देखिए कि ये वर्ड इस हेड वर्ड के बाद में आकर उसके उसको बदलने की कोशिश कर रहा है। तो अब जो भी बदलेगा, इसीलिए एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है जिसका नाम है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स, और मॉडिफायर मतलब जो किसी शब्द की इंटेंसिटी को कम ज्यादा कर रहे हो, उसके नेचर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हम मॉडिफायर कहते हैं, जो मॉडिफाई कर देते हैं, बदल देते हैं एक्चुअल। तो ये वर्ड बाद में आके बदल रहा है तो इनको हम पोस्ट मॉडिफायर बोलेंगे। पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर। अच्छा, आप ये कहेंगे कि क्या भैया पोस्ट मॉडिफायर मतलब क्या, कि केवल एडवर्ब ही मॉडिफायर होगा? नहीं, मैं वो बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि किसी शब्द को बाद में आकर वो बदलने की कोशिश कर रहा है, ये एडजेक्टिव समझिए, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं मैं एक जनरल टर्म है, मॉडिफायर एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो कई बार वो सामने से दिखेगा तो ये भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये शब्द कहीं कहीं दिख जाता है, लोग यूज कर लेते हैं मॉडिफायर्स, तो उसका क्या मतलब होगा। मैंने क्या कहा कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब और वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो मॉडिफायर एक जनरल टर्म है, ठीक है, आप समझिए। अब ये पोस्ट मॉडिफायर है, जो बाद में आ रहे हैं ये पोस्ट मॉडिफायर है, ये पहले आ रहे हैं, ये पहले आ रहे हैं, तो इन्हें हम कहेंगे प्री मॉडिफायर। प्री मॉडिफायर, ये मैं केवल आपको इस टर्म से परिचय करा रहा हूँ। क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि देखिए जब हम पढ़ते लिखते हैं ना तो कई जगह हमको ये सब सुनने में मिलेगा, फिर कंफ्यूजन और बढ़ने लगेगी कि भैया ये क्या होता है। तो थोड़ा सा आप, एक जनरल टर्म है तो आप इसको समझते जाइए। मुझे लगता है कि मैंने ये बातें आपको समझा रखी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ, अब हम एक काम करते हैं, एक बहुत ही मतलब ऐसा समझें कि हम सेंटेंस के बारे में एक बिगर पिक्चर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मुद्दे पर हम आएंगे। आपको लग रहा होगा कि भैया इधर उधर भटका रहे हैं, आपको इस बात का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हम लोग भटक नहीं रहे हैं। एक्चुअली एक्चुअली वी आर लाइक, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज बिल्कुल नहीं लेना है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको उस पॉइंट पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है जी, ठीक है कि नहीं, ठीक है, एक मिनट। हाँ, तो चलिए सेंटेंस का एक बिगर पिक्चर देखते हैं। हमने क्या कहा कि सेंटेंस के अंदर एक, दो, तीन और चार, ठीक है। इसमें हमने रखा सब्जेक्ट को, इसमें हमने रखा फाइनाइट वर्ब को, इसमें हमने रखा ऑब्जेक्ट को, और इसमें हमने रखा एडवर्बियल्स को, एडवर्बियल्स को, ठीक है, एडवर्बियल्स।
अब देखिए सब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ उसका कॉम्प्लीमेंट जाएगा, ठीक है। हमने सेंटेंस के अंदर केवल इतने ही प्लेसेस पढ़े और लिखे और समझे, लेकिन क्या बात इतनी ही है क्या? नहीं, बात तो और भी है। बात और क्या है कि चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो उसका कॉम्प्लीमेंट हो, क्या एक वर्ड सब्जेक्ट बन सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल। क्या एक फ्रेज सेंटेंस सब्जेक्ट बन सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल भैया, क्या बात करते हैं। क्या एक क्लॉज जिसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, क्या वो सब्जेक्ट बन सकता है? भैया बोलेंगे कि एकदम हाँ बन सकता है। तो मैं कहूँ कि क्या एक वर्ड, क्या एक फ्रेज या क्या एक क्लॉज कॉम्प्लीमेंट बन सकता है? आप बोलेंगे भैया कैसी बात करते हैं, एकदम हो सकता है। क्या यही बात ऑब्जेक्ट के साथ लागू नहीं होती है? वर्ड हो, चाहे फ्रेज हो, चाहे कोई क्लॉज हो, क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है? एकदम बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के सॉरी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के साथ भी क्या यही बात लागू होती है? आप कहेंगे भैया बिल्कुल यही बात लागू होती है। क्या एडवर्बियल के साथ भी यही बात लागू होती है? वर्ड, फ्रेज एंड क्लॉज, यहाँ भी वही बात लागू होती है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेंटेंस के जो प्लेसेस हैं उनमें हम एक सिंगल वर्ड को भी रख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड को भी रख सकते हैं, जो या तो फ्रेज हो सकते हैं या तो क्लॉज हो सकते हैं। फ्रेज क्लॉज में बेसिक अंतर क्या है कि उनका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, क्लॉज का और फ्रेज का कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन मैंने बीच में आपने ध्यान दिया कि हमने फाइनाइट वर्ब की बात ही नहीं करी। हाँ, फाइनाइट वर्ब में भी आप वर्ड को रख सकते हैं, फ्रेज को रख सकते हैं, लेकिन क्लॉज को नहीं रख सकते। ध्यान रहे बात, सब जगह तो हमने क्लॉज को रखा, लेकिन फाइनाइट वर्ब में हम क्लॉज को नहीं रख सकते हैं। ये है एक बिगर पिक्चर, सेंटेंस को देखने का नजरिया, ठीक है, कि एक वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है, और एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी सब्जेक्ट का काम कर सकता है, बशर्ते बशर्ते थोड़ा सा इसको और एनलार्ज करते हैं, इस पिक्चर को थोड़ी बातें और भी ऐड करते हैं। बशर्ते क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट तभी वो हो सकता है जब या तो वो नाउन हो या वो प्रोनाउन हो। क्लियर? या तो वो क्लॉज नाउन की तरह काम कर रहा हो, प्रोनाउन की तरह तो कोई काम ही नहीं कर सकता, या तो वो फ्रेज नाउन की तरह काम कर रहा हो। क्लियर? अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए क्या है कि या तो वो नाउन हो या वो एडजेक्टिव हो, नाउन हो या क्या हो, एडजेक्टिव हो, ठीक है। यानी कि आप समझिए कि वो चाहे वो फ्रेज हो चाहे वो क्लॉज हो, कैसा काम करना चाहिए? या तो नाउन की तरह काम करना चाहिए वो, या वो एडजेक्टिव की तरह काम करना चाहिए। क्या ऑब्जेक्ट के साथ भी वही केस है? सेम सेम टू सेम सब्जेक्ट की तरह का ही केस है, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह का ही केस है ऑब्जेक्ट के साथ। अच्छा, एडवर्बियल कौन हो सकता है? वो एक वर्ड हो, फ्रेज हो या क्लॉज हो, कुछ भी हो, सेंटेंस में वो एडवर्ब की तरह काम करे तो वो क्या होगा? एडवर्बियल होगा। क्या होगा वो? एडवर्बियल होगा। मुझे लगता है ये बात मैंने आपको समझा दिया। आपको ये पिक्चर जो है ना सेंटेंस का, वो हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। क्लियर? इसीलिए मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ये हिला हुआ टॉपिक है, लेकिन विश्वास मानिए अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सेंटेंस को तोड़ नहीं पाएंगे, और सेंटेंस को आप तोड़ नहीं पाएंगे तो जिस चीज़ को आप खोल नहीं पाएंगे उसको बनाना क्या सीखेंगे? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मान लीजिए एसी सर्विसिंग का काम कर रहे हैं, अगर एसी को खोलना नहीं जानते हैं तो हमें लगता है कि एसी को बनाना भी आप नहीं जानेंगे। तो सेंटेंस को तोड़ना आना चाहिए ताकि हम सेंटेंस को बनाना भी सीख सकें। चलिए, अब आपके समझ में आ रहा होगा कि भैया थोड़ा सा पिक्चर इसका क्लियर कर दीजिए कि एडवर्ब आखिर काम क्या करता है। हमने तो एक एक मोटी मोटी बात ये सीखी कि एडवर्ब जो है ना वो एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब को मॉडिफाई करता है, लेकिन इससे बात क्लियर होती नहीं है। मतलब इससे जो पिक्चर क्लियर होना होता है, वो पिक्चर इस बात से क्लियर होती नहीं है। तो थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और इसमें कोशिश करते हैं कि कुछ और चीज़ों को सीखा जाए। चलिए, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि देखिए सेंटेंस के अंदर जहाँ भी वेयर यानी कि प्लेस प्लेस के बारे में कुछ कहा जाए, वेयर माने कहाँ, प्लेस के बारे में कुछ कहा जाए,
तो वो जो पार्ट, जो मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड ये बात कह रहे होंगे, वो एक्चुअल में क्या होंगे? वो होंगे एडवर्ब। फिर मैं कहूँ कि अगर कहीं सेंटेंस में व्हेन की बात हो रही हो, व्हेन मतलब टाइम, समय की बात हो रही हो, तो जहां भी समय की बात हो रही होगी एक्चुअली वो क्या होगा? लेट मी कनेक्ट माई, एक मिनट। ठीक है, चलिए। हम्म तो मैं ये कह रहा था, थोड़ा सा बैटरी डिस्चार्ज हो गया था लैपी का, तो मैंने कनेक्ट किया उसको। तो मैं ये कह रहा था कि जब भी टाइम की बात हो तो वो क्या होगा सेंटेंस के अंदर? जब भी टाइम की बात हो तो एक्चुअली दैट विल बी एडवर्ब। आपको ये बात पता होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ। हाउ, इसमें मेथड की बात करते हैं। मेथड माने कोई काम कैसे हो रहा है, यानी कि अगर मैनर की बात करी जाए कि कोई काम हो कैसे रहा, जैसे प्लेइंग वेल, वेल कैसे, वेल कैसे, वेल, तो अगर मैनर की बात हो रही हो तो वो भी क्या होगा? एडवर्ब। फिर मैं कहूं कि अगर वाई का बात हो, वाई मतलब क्यों, जैसे कोई कारण की बात हो रही हो, या कंडीशन की बात हो रही हो, या कंसेशन की बात हो रही हो, कंसेशन की बात हो रही हो, ठीक है, कंसेशन की बात हो रही हो, तो वो भी क्या होगा? एडवर्ब। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा हो सकता है कि ये एडवर्ब महाराज जो है, ये एक वर्ड भी एडवर्ब का काम कर ले, एक फ्रेज भी एडवर्ब का काम कर ले, या एक पूरा का पूरा क्लॉज भी एडवर्ब का काम कर ले? तो आप कहेंगे कि भैया एकदम हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि फ्रेज भी एक यूनिट की तरह काम करेगा और क्लॉज भी एक यूनिट की तरह काम करेगा। ये यूनिट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये यूनिट मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ये यूनिट मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ना, वो किसी आ, ओहो, नाइस, ठीक है। चलिए, एक्चुअली आप लोगों के जो मतलब मैं क्या बताऊं, जो फीडबैक आता है ना, मतलब मज़ा आता है। जिस ढंग से आप लोग सीख रहे हैं ना, मेरे सिखाने से कम, लेकिन आपकी लर्निंग का जो स्किल है, दैट इज़ अमेजिंग एक्चुअली। आई एम सरप्राइज कि इतने अच्छे से आप लोग कैसे सीख रहे हैं। तो ये बातें हमने सीख ली। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जब इतनी बातें सीख ली और एडवर्बियल के बारे में इतना कुछ जान लिया है, ठीक है, तो चलिए अब इसको हम क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? क्लासिफिकेशन की। अच्छा, क्लासिफिकेशन होता क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि देखिए, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि एक ऐसा बोरा है, उसमें आलू, भिंडी, गोभी, टमाटर, प्याज, लहसुन सब रखा हुआ है एक साथ। मैं कह रहा हूँ कि उसको क्लासीफाई करना है, तो आप उसको अलग अलग ग्रुप में बांटते हो, लहसुन को अलग रखते हो, प्याज को अलग रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। उनको अलग अलग क्लास में बांटना होता है। तो कुछ बेसिस होगा, किसी न किसी आधार पे तो हम बांटेंगे। तो जब हम क्लासिफिकेशन सीख रहे हैं, किसके क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम? एडवर्बियल के क्लासिफिकेशन की। तो हम कहते हैं कि एक तो बनावट की दृष्टि से देख लिया जाए कि वो बने कैसे होते हैं, बनावट की दृष्टि से। और दूसरा, फंक्शन की दृष्टि से देख लिया जाए कि वो फंक्शन क्या कर रहे हैं, इसके दृष्टि से। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाला, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कौन वाला? फंक्शन वाला। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। बनावट की दृष्टि से मतलब स्ट्रक्चर की दृष्टि से हम ये देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्बियल्स। एडवर्बियल्स, क्लियर? पहला जो होगा हमारा, फर्स्ट वन इज पीपी। इसको बहुत जगह आपको ऐसे पीपी लिखा हुआ दिखेगा। पीपी, पीपी माने पंजाब पुलिस? नहीं भाई, पीपी माने होता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेज
थोड़ी सी एक बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई भी प्रेपोजिशन आपके सामने हो, तो निश्चित है कि उसका ऑब्जेक्ट उसके सामने होगा। हमने तो इसके बारे में एक पूरी की पूरी क्लास करी है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट उसके साथ होगा। क्लियर? इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अच्छा, जहां भी ऑब्जेक्ट की बात आएगी आप हमेशा ध्यान रखना, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। क्लियर? इतनी बात समझ में आई। लेकिन ये बात हमको समझ में आनी चाहिए कि जब हम बिगर पिक्चर देखते हैं, यानी कि सेंटेंस में प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट दोनों को मिला के, प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट दोनों को अगर एक साथ लाएं और हम कहें कि आप बताइए ये दोनों मिलकर फंक्शन क्या करेंगे, तो ये दोनों फंक्शन करेंगे एडवर्ब का। ठीक है, ये दोनों किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। और चूंकि ये एडवर्ब का काम कर रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर ये एडवर्बियल भी बन सकते हैं। हमेशा बनते नहीं हैं, बन सकते हैं। अब सेंटेंस में इनको उतार के हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंस को मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा, दे मेट एट द स्टेशन। दे मेट एट द स्टेशन, एक सेंटेंस। अब थोड़ा सा इसको खोलते हैं, खोलें। जैसे मैं कहा दे का मतलब क्या है? सब्जेक्ट। मेट क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब। आप कहेंगे एट सर, तो मतलब ये तो प्रेपोजिशन है, और द स्टेशन क्या है हमारा? नाउन है। यानी कि ये क्या है? एक्चुअल में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेकिन मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि प्रेपोजिशन के साथ आप नाउन या प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट आया हुआ है उसको मिला के काउंट करिए, दोनों को मिला के काउंट करिए। अब जब दोनों को मिला के आप देखते हैं तो आप ये कहेंगे कि ना तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट के बारे में भी मैं एक बात बता रहा हूं, आप उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैं एक काम करता हूं, यही बता देता हूं। जैसे सब्जेक्ट है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये तीन चीजें आपस में जुड़ी होती हैं। इनको जोड़ने के लिए कोई भी कनेक्टर यूज नहीं होता है। मैं क्या कह रहा हूं, फिर से समझिएगा। इनको जोड़ने के लिए कोई भी कनेक्टर यूज नहीं होता है। अगर बीच में कहीं प्रेपोजिशन आ गया तो इनका फ्लो भंग हो जाएगा, इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगा। तो इनके बीच कहीं भी प्रेपोजिशन को नहीं घुसना होता है। कहीं भी घुसेगा तो फ्लो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर इस बात को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें और ये समझें कि ये तो हमारा क्या रहा? सब्जेक्ट रहा, और ये रहा हमारा फाइनाइट वर्ब, और यहां से यहां तक हमने क्या कहा? प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट दोनों मिलके किसका काम करेंगे? एडवर्ब का काम करेंगे। और ये सेंटेंस में अगर ये ना तो सब्जेक्ट है, ना फाइनाइट वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, ना ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है, ना सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है, तो ये छटे हुए बदमाश है, अलग है। तो यही जो बचे हुए बदमाश हैं ये क्या कहलाएंगे? एडवर्बियल्स। तो ये पार्ट जो है हमारा एडवर्बियल है। ठीक है, क्या है? एडवर्बियल है। ठीक है। अच्छा, अब ये सोचेंगे कि भैया आपने पिछले स्लाइड में तो ये बात कही थी, ये वाली बात, कि कहीं भी टाइम की जिक्र हो जाए, प्लेस का जिक्र हो जाए, मैनर का जिक्र हो जाए, रीजन का जिक्र हो जाए, कंडीशन का, कंसेशन का, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे एडवर्ब। तो क्या ये बात यहाँ साबित हो रही है? क्या यहाँ किसी चीज का जिक्र है क्या? तो हम कह रहे हैं कि प्लेस का जिक्र नहीं है क्या? आप ध्यान दीजिए ना, प्लेस का जिक्र है ना जी। वो कहाँ मिले? वेयर, वेयर का जवाब है ना, तो आप कहेंगे एट द स्टेशन, वेयर का ही तो जवाब है। तो अगर आप इस बातों को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करें तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि ये वाला पार्ट जो है हमारा क्या है? एडवर्बियल। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूं कि प्रेपोजिशन फ्रेज आखिर हम क्यों कर रहे हैं, कह रहे हैं। तो आपने देखा कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा केवल द स्टेशन, द स्टेशन, तो आप इसको क्या बोलेंगे? वर्ड बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, या फ्रेज बोलेंगे? आप हमें बताएं। आप कहेंगे भैया क्लॉज तो बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब का कोई स्ट्रक्चर कंप्लीशन की बात नहीं हो रही है। तो ये क्लॉज तो निश्चित तौर पर नहीं होगा। क्या एक वर्ड होगा? नहीं। एक होता तो वर्ड बोलते, तो इसमें तो दो वर्ड है, तो ये वर्ड भी नहीं होगा। तो क्या है? फ्रेज। तो ये क्या है हमारा? फ्रेज। अब इसके साथ हम एट लगा ले, तब भी तो क्या रहेगा? ये फ्रेज ही रहेगा।
अच्छा, ये फ्रेज कैसा काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, और सेंटेंस में इसकी पोजीशन एडवर्बियल की है, एडवर्बियल की है। लेकिन ध्यान ये देना है कि इसकी शुरुआत किससे हुई है, एडवर्ब सॉरी प्रेपोजिशन से, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पीपी, प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, पीपी, यानी प्रेपोजिशनल फ्रेज। यानी कि आपने क्या सीखा कि एडवर्बियल प्रेपोजिशनल फ्रेज भी होते हैं, मतलब कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो एडवर्बियल की तरह भी काम कर सकता है। कुछ और एग्जांपल से इस बात को और साबित करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है, मजा आएगा। जैसे मैंने लिखा शी लेफ्ट बिफोर डिनर, ठीक है, तो मैं कहूं कि इसमें क्या वेन का जवाब आप बताएंगे। पहले तो इसको हम डाइसेक्ट करते हैं, 1 मिनट, पहले इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। सी क्या है हमारा, सब्जेक्ट, लेफ्ट क्या है हमारा, फाइनाइट वर्ब। अब ये क्या है, आप कहेंगे भैया प्रेपोजिशन, और ये क्या है, चूंकि नाउन है और ये प्रेपोजिशन का क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो हमने कहा कि ये दोनों मिलके किसका काम करेंगे, एडवर्ब का। ना तो ये सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है, ना ये फाइनाइट वर्ब के ऑब्जेक्ट है, ना ये ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है, तो हैं क्या भाई ये, तो ये है एडवर्बियल, एडवर्बियल। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आप ये भी अगर तरीका से देखने की कोशिश करें, इस सेंटेंस में व्हेन का जवाब खोजने जाते कि कहाँ कब, तो आपको ये जवाब मिलता बिफोर डिनर। मतलब वो चली गई, कब गई, बिफोर डिनर, माने डिनर से पहले चली गई। अब एक और सेंटेंस लेते हैं, उसको भी तोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही सॉरी सी सॉल्व्ड इट विथ ईज, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, क्या है, क्या है, डिप्रेशन, सब्जेक्ट फाइनाइट वर्ब, और ये क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब ये क्या है हमारा, प्रेपोजिशन, और ये क्या है हमारा, इज, इज क्या है, नाउन, ठीक है। इजी क्या है, इजी, इजी क्या है, एडजेक्टिव, इज क्या है, नाउन, इजी क्या है, इजी एडजेक्टिव, और इज क्या है, इज ये नाउन, ठीक है, ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं इनका, ये दोनों लोग मिल करके एडवर्ब का काम कर लेंगे, और एडवर्ब का काम करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे, एडवर्बियल। क्लियर। आगे बढ़ें, बढ़ें आगे। अब दूसरा पार्ट हम शुरू करते हैं, मतलब दूसरे टाइप की चीज़ों को शुरू करते हैं। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2। पहला टाइप क्या था, पीपी का, दूसरा टाइप क्या होगा, एनपी का। एनपी, एनपी माने नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है। अच्छा, फ्रेज का नामकरण हम कैसे करेंगे, नाउन फ्रेज, जैसे मैंने लिखा ये वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल ही लिख देते हैं, गर्ल, ठीक है। अब 1 2 3 4, 4 वर्ड यहाँ हैं, सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब जैसा कोई स्ट्रक्चर बन नहीं रहा, तो निश्चित तौर पर ये फ्रेज ही है। लेकिन इस फ्रेज का नाम क्या दोगे, मैं कहूँ कि भैया इस फ्रेज का नाम दो, ये नाउन फ्रेज है कि कौन सा एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, कौन सा फ्रेज है, तो आप कहेंगे भैया हेडवर्ड खोजिए इसमें। तो हेडवर्ड कैसे खोजेंगे, तो हमने क्या कहा है कि नाउन है, नाउन, तो नाउन से पहले क्या आया, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आया, एडवर्ब। तो हमने क्या कहा कि अगर ये सारी चीजें हो तो एडजेक्टिव और एडवर्ब में बड़ा कौन, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और नाउन में कौन बड़ा, नाउन। तो जो हेडवर्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, नाउन पे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज, नाउन फ्रेज, ठीक है, नाउन फ्रेज। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ रही है। अब चलिए कुछ सेंटेंस के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। नाउन फ्रेज एग्जाम्पल लें, पहला एग्जाम्पल लेते हैं, ही लेफ्ट लास्ट ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। ये क्या है हमारा, ही क्या है, ही वो मैं एक रील देख रहा था तो बोला कि जैसे ही लड़कों के लिए यूज होता है,
और सी लड़कियों के लिए यूज होता है। और बहुत सारे लड़के रहे तो क्या उनको ही बोल सकते हैं? एकदम बोल सकते हैं। जब हमारे स्टार विधायक लोग ये काम कर रहे हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। ही हंस देला रिंकिया के पापा। ठीक है, तो चलिए, बढ़िया है। तो ये भाई साहब हमारा सब्जेक्ट है, क्लियर। अब ये हो गया हमारा फाइनाइट वर्ब। लेकिन इनके बारे में सोचो तो, इनके बारे में सोचो तो, क्या ये सब्जेक्ट हम किन, देखो फिर से याद रखो, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा जो भी होगा वो एडवर्बियल होगा। खोज के देखो कि क्या इनमें से कहीं कुछ मिल रहा है। आप कहोगे भैया नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो क्या मिल रहा है? वेन का जवाब मिल रहा है क्या? तो आप कहोगे एकदम भैया वेन का जवाब मिल रहा है। तो ये एडवर्ब है, क्लियर। अगर ये एडवर्ब है और इनमें से किसी का हिस्सा नहीं है तो ये एडवर्बियल है, एडवर्बियल है, क्लियर। अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ट्यूसडे क्या है? आप कहोगे किसी दिन का नाम है तो नाउन है। और लास्ट क्या लगा है उसके पीछे, यानी कि इसके बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव और नाउन में हेड वर्ड कौन होगा? नाउन होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। क्या बोलेंगे? नाउन फ्रेज। लेकिन काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। देख रहे हो? तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये थोड़ा सा फालतू टॉपिक है, लेकिन है बड़ा जरूरी चीज। सीखोगे नहीं इसे तो सेंटेंस को कभी भी तोड़ ना पाओगे। अभी तो इसमें और कुछ सीखना बाकी है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अब रेगुलर क्लासेस चले, ठीक है। तो आप देखो ना, ये काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। लेकिन एक्चुअल में है क्या ये है नाउन फ्रेज। ये क्या है? नाउन फ्रेज। लेकिन काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का, क्लियर। यानी कि अगर इनमें से इसमें से किसी का हिस्सा नहीं है तो ये क्या है? एडवर्बियल है। तो एक नाउन फ्रेज भी एडवर्बियल हो सकता है, एक नाउन फ्रेज भी एडवर्बियल हो सकता है। यही तो सीखना था, यही तो क्या करना था? सीखना था। लेकिन इतनी ही बात खत्म नहीं होती है, कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे तब मजा आएगा। जैसे मैंने कहा सी इज कमिंग, कमिंग नेक्स्ट वीक। आई एम कमिंग, ठीक है। तो ये है सब्जेक्ट, ये है फाइनाइट वर्ब। और ये पार्ट देखो ना, तुम्हें मेन का याद नहीं दिला रहा है, कहाँ, कब, कैसे। तो कब का बात आ रहा है, कब कब कब, ठीक है। तो कह रहा है नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, ठीक है। ये क्या है हमारा? नाउन। और ये भाई साहब क्या है? एडजेक्टिव। तो नाउन हेड है तो ये क्या है? एनपी है, एनपी। लेकिन काम किसका कर रहा है? एडवर्ब का। लेकिन ना तो ये सब्जेक्ट है, ना फाइनाइट वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट, ना उसके कॉम्प्लीमेंट, किसी का हिस्सा नहीं है। तो क्या है? एडवर्बियल है, क्लियर। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इट हैपेंड, इट हैपेंड दैट डे, दैट डे, क्लियर। इट क्या है हमारा? सब्जेक्ट। हैपन क्या है? फाइनाइट वर्ब। अब दैट डे क्या है? एक्चुअल में ये किसके बारे में बता रहा है? टाइम के बारे में बता रहा है क्या? टाइम के बारे में बता रहा है क्या? हाँ। तो टाइम के बारे में बता रहा है तो यानी कि ये एडवर्ब है। और ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब और उनके कॉम्प्लीमेंट में से किसी का हिस्सा नहीं है। तो ये क्या है? एडवर्बियल है भैया। और क्या है? ये एडवर्बियल है, ठीक है। अब चलिए एक छोटी सी बात इसके बारे में बताना था, अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। कर लें, कर लें, कर लें, ठीक है। क्या बताना था आपको कि देखिए, नोट, नोट 500 रुपये वाला नोट है ये, कि ये जो होता है ना, स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली, ठीक है, मतलब अनयूजुअल कैटेगरी है। अनयूजुअल कैटेगरी मतलब ये कैटेगरी जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली एवरीवेयर यू कैन सी दिस, ना 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 ना, ये तुमको हर जगह दिखेगा ही नहीं। ये जो एनपी वाली कैटेगरी है, एनपी जो एडवर्बियल के रूप में काम कर रहे हैं, ये हर जगह दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। ये बहुत ही अनयूजुअल है,
मतलब छोटा ग्रुप है, बहुत छोटा ग्रुप है। और ये केवल खास दो ही चीजों में देखेंगे, दो ही चीजों में देखेंगे, या तो मैनर बता रहे होंगे ना तो टाइम बता रहे हैं। क्या क्या बताते हुए दिखेंगे, एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, या तो ये मैनर बताएंगे कि कोई काम कैसे हो रहा है, और दूसरा या बताएंगे टाइम। हर चीज के लिए मौजूद नहीं हो सकते। तीसरा बात इसमें ध्यान देना है कि एक्चुअली हम पता कैसे करें भैया, एक्चुअली हम कैसे पता करें। अब पता कंफ्यूजन क्यों हो जाता है, मैं ये बता रहा हूं। मैंने, अगर आप प्रेपोजिशन फ्रेज की, अब देखिए देखिए, आपके दिमाग में जो सवाल है वो मैं जानता हूं क्या सवाल है। आप ये कहेंगे भैया आप प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करें, और आपने जो एग्जाम्पल दिया उससे तो ऑब्वियसली ये बात सामने दिख रही है ना, कि प्रेपोजिशन आ गया फिर आ गया तो हमने इसको निकाल के फेंक दिया कि भैया तू तो एडवर्बियल है, तू तो एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन समस्या यहाँ आ जाती है, जैसे आप कहते हो कि एनपी भी कुछ होता है, तो हम तो सोच में पड़ जाते हैं कि नाउन तो है, नाउन ये भी तो नाउन है ना, और नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा नाउन के रूप में ही हम काउंट करेंगे, ये पूरा का पूरा हिस्सा नाउन के रूप में ही हम काउंट करेंगे। तो अगर ये नाउन के रूप में ही हम काउंट कर रहे हैं तो नाउन भैया क्या होता है, आप कहोगे कि ये ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, आप कहोगे कि ये कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है सब्जेक्ट का। तो हमें कैसे पता चले कि ये एक्चुअल में, कुछ चीजें तो दिख रही है, कुछ चीजें तो दिख रही है। आपने वेन लगा लिया, समय के बारे में पूछा तो आपको बता दिया, तो आपको पता चल गया कि यार ये तो, यार नाउन दिख भी रहा है लेकिन नाउन की तरह ये बिहेव नहीं कर रहा है सेंटेंस में। लेकिन कई बार चीजें जब आंखों के सामने नहीं होती है तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ ब्रदर, परेशान होने की बात नहीं है। एक छोटा सा टेस्ट होता है, मतलब हर चीज का तोड़, तोड़ क्या होता है, देखिए एक छोटा सा टेस्ट आप अप्लाई करोगे कि जो भी वर्ड आपको दिख रहे होंगे, जो भी फ्रेज आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, एनपी नाउन फ्रेज, उसको कोशिश करिए कि क्या वो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है, माने एज ए सब्जेक्ट बना करके कोशिश करिए कि उसका हम यूज करें। ठीक है, इसके अलावा आप कोशिश करिए कि क्या हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट आप उसको किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर वो एडवर्बियल नहीं होगा, एडवर्बियल नहीं होगा। ठीक है, अगर ये दोनों टेस्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों टेस्ट फेल हो जाते हैं, तब वो आप कहेंगे कि नहीं भैया, कि वो हमारा क्या है, वो एडवर्बियल है। अगर पास हो जाते हैं, ठीक है, तो वो एडवर्बियल नहीं होंगे। क्लियर, क्योंकि समस्या यही है कि एक नाउन फ्रेज, एक नाउन फ्रेज सब्जेक्ट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, इसका कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है, और एडवर्बियल भी बन सकता है। अब एक चीज 6 चीजें बन सकती हैं, तो फिर तो समस्या आनी तय है। आप भी सोच रहे होंगे कि भैया समस्या तो फिर भी आएंगी है जब इतनी बातें हो रही है तो उसके लिए टेस्ट है कि उसको एक बार के लिए आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज करें, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें। दूसरा, आप उसके बारे में, टाइम के बारे में पूछे। ऑब्वियसली मैनर के बारे में तो बहुत कम होते हैं, एक दो हो ही होते हैं, जैसे द रॉन्ग वे, है ना, तो इस तरह से थोड़े होते हैं। लेकिन टाइम के बारे में बहुत ऑब्वियस से होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनसे टाइम के बारे में पूछ लें, क्या ये टाइम के बारे में बता रहा है, हाँ बता रहा है तो निकालो इसको। ठीक है, ये ज़्यादा ईजी है। अब हम बात को आगे बढ़ाएं। अगले पायदान पे हम लिखते हैं टाइप 3। 5 पढ़ना है, टाइप 3 है। 3 में हम रखते हैं एडवर्ब फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को। ठीक है, किसको रखते हैं, एडवर्ब फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को, एडवर्ब फ्रेज को। कुछ एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। फ्रेज माने आप समझ गए होंगे, अब तक तो इतनी बातें हुई, फ्रेज को तो समझाने की जरूरत नहीं है आपको, आप तो बहुत शानदार तरीके से फ्रेज समझते होंगे। तो क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिखा सी sang ब्यूटीफुली, ब्यूटी ब्यूटीफुली, सी sang ब्यूटीफुली। अब आप देखोगे कि सी क्या है, हमारा सब्जेक्ट, sang क्या है, फाइनाइट वर्ब। ये ना तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ना तो ऑब्जेक्ट है,
ना ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ना सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये किसी भी पार्ट में शामिल नहीं हो रहा तो ये एडवर्ब है, और साथ में ये क्या है, एडवर्बियल है, एडवर्बियल है। क्लियर? तो हमने तो लिखा है यहाँ एडवर्ब फ्रेज, लेकिन एग्जाम्पल किसको दे दिया, एक वर्ड का, एक वर्ड का। ये फ्रेज थोड़ी है, ये फ्रेज है क्या? आप कहेंगे नहीं भैया ये तो फ्रेज कहाँ है। तो हमने कहा कि चलिए इसको फ्रेज बना लेते हैं, इसमें कौन बड़ी बात हो गई। शी सैंग वेरी ब्यूटीफुली। ठीक है, अब ये वेरी ब्यूटीफुली को ध्यान से देखिए। आप कहेंगे भैया एल वाई है, ये भी एडवर्ब है, और वेरी भी एडवर्ब है, तो एडवर्ब एडवर्ब में बड़ा कौन? तो आप कहेंगे दोनों में से ये वाला एडवर्ब बड़ा है। तो कुछ भी हो, एडवर्ब ही तो बड़ा है ना, इसीलिए इस क्लॉज को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे, एडवर्ब क्लॉज। और हमारा टाइप क्या है, यही है। यानी कि एक एडवर्ब क्लॉज भी एडवर्बियल हो सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, कि ये भाई साहब हमारे क्या बन गए, एडवर्बियल। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, बढ़ें आगे। एक और एग्जांपल लिखें, जैसे मैंने लिखा सी वॉक्स वेरी केयरफुली। ठीक है, क्या है? आप कहेंगे कि भैया ये सब्जेक्ट, ये फाइनाइट वर्ब, और ये हमारा था एडवर्ब, और ये भी था हमारा एडवर्ब। लेकिन ना तो ये सब्जेक्ट है, ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ना फाइनाइट वर्ब, ना ऑब्जेक्ट, ना ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। पांचों में से ये कुछ भी नहीं है, तो ये है हमारा एडवर्बियल। ठीक है, और एडवर्बियल क्या हो सकता है, केवल एडवर्ब ही हो सकता है। ठीक है, और एडवर्ब जो है ना, अंग्रेजी ग्रामर के छटे हुए बदमाश लोग हैं, इसीलिए इसको पढ़ाने में ना, इसको औकात में लाने में बहुत टाइम लगता है। तुम देखोगे कि टीचर पढ़ाते नहीं है इसको, जेन्युइनली बहुत मेहनत करना पड़ता है। और इस बात की गारंटी भी नहीं है कि थोड़ी भी अगर उन्होंने मिस मैनेज किया और तबीयत से नहीं पढ़ाया तो पता चलेगा कि ये चीजें बैकफायर कर गई। ठीक है, तो इसीलिए नहीं पढ़ाते। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आप लोग बेहतरीन तरीके से इसे समझ रहे हों, और कारण इसके पीछे ये है कि ये वेल रिसर्च टॉपिक है। मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत किया है, और इसको समझाने के चक्कर में आपको बहुत बहुत सारी बातें, सेंटेंस के जो मैकेनिक्स हैं, कैसे एक सेंटेंस काम कर रहा होता है, वो बहुत सारी बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। विश्वास मानिए कि जब ये एडवर्बियल टॉपिक से हमारी छुटकारा होगी, फिर हम सेंटेंस को तोड़ेंगे, एक एक सेंटेंस को लाएंगे और तोड़ेंगे। मतलब इतना मजा आने वाला है ना, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। क्लियर? अब हम काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा सी लेफ्ट, मैंने छोड़ के चली गई, क्वाइट एब्रप्टली, क्वाइट एब्रप्टली इंडीड। अब आप कहेंगे भैया कि यहां से यहां तक मैं आपको ऐसे बता दूं कि ये हैं हमारे एडवर्ब्स। ठीक है, और ये चूंकि पांचों में से पांच कौन कौन, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनमें किसी का हिस्सा नहीं है, तो ये क्या है हमारे एडवर्बियल। क्लियर? ये सभी के सभी एडवर्ब हैं। ठीक है, अब ये एब्रप्टली जो है ना, ये हेडवर्ड है, हेडवर्ड है। तो इसके पहले क्वाइट आया है, तो आप कहेंगे भैया ये तो प्री मॉडिफायर है। इंडीड आया है, ये कहेंगे आपकी पोस्ट मॉडिफायर है। ठीक है, पोस्ट मॉडिफायर का ऑप्शन कम है, मतलब प्री मॉडिफायर बहुत मिलेंगे, पोस्ट मॉडिफायर कम मिलेंगे। जैसे एनपी के बारे में कह रहा था, एनपी एज एडवर्बियल बहुत कम काम करते हैं, मतलब इनकी संख्या बहुत कम होती है। ठीक है, तो हाँ, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन किस्मत की बात है, उनकी संख्या कम होती है। ये पोस्ट मॉडिफायर आपको भी लग रहा होगा कि इंडीड क्या है, समझ में नहीं आ रहा, तो इनकी संख्या भी कम होती है। ठीक है, इंडीड एनफ यही दो तीन होते हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जो नहीं समझ में आएगा उनकी संख्या भगवान ने कम कर रखा है। ठीक है, जो उल जुल चीजें हैं ना, वो अपने आप कम है, हमें कम करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए 4 नंबर में देखते हैं, ये सबसे जरूरी है। नॉन
फाइनाइट क्लॉज, नॉन फाइनाइट क्लॉज। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या समझाया कि एक बात हमेशा ध्यान रखिए, मतलब कुछ बातें जो है ना इंसान को कभी दिमाग से मिस नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी बातें? जैसे कहीं भी वर्ब होगा तो उसका सब्जेक्ट होना तय है। कहीं भी वर्ब होगा तो उसका सब्जेक्ट होना तय है। कहीं भी प्रॉपर्टी होगी तो उसका मालिक होगा। ठीक है, कहीं भी कुछ खूबसूरत चीज होगी तो उसका मालिक होगा, कोई ना कोई उसका मालिक होगा। तो आप ये ना समझे कि आप पहले मालिक होंगे। मालिक पहले से है, हो सकता है उसको भगा के आपको खुद बैठना पड़े। तो कहीं भी वर्ब होगा तो उसका सब्जेक्ट होना तय है, कहीं भी वर्ब होगा। अब उसको खोजने की कोशिश करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इस टॉपिक पर भी बात करेंगे। और नॉन फाइनाइट तो आपको पता ही है, नॉन फाइनाइट आपको पता नहीं है क्या? पता ही है। ठीक है, ये नॉन टेंस्ड वर्ब कहे जाते हैं, नॉन टेंस्ड वर्ब, माने वो वर्ब जो टेंस के शिकंजे पर कसे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इनको किसी चीज से मतलब नहीं होता, केवल फाइनाइट वर्ब तो है जो सब कुछ मतलब लेके चलता है, इसीलिए तो ये बदल जाता है। तो जब भी तुम जीवन में ज्यादा समस्याओं को लेके चलोगे बदल जाओगे, और जब तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं रहेगा तो तुम नहीं बदलोगे। ठीक है, और नहीं बदलोगे तो अपना काम कर लोगे। तो ये है हमारे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो अब एक एक करके देखते हैं। पहला टाइप इनका उठाते हैं और बोलते हैं कि भैया तुम कौन? मैं भी हूं इधर। जैसे मैंने लिखा इन्फिनिटिव, इनफिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव कैसे बनेगा आपको तो ये पता होगा, 2 + V1 से बनेगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले ले ले। जैसे मैंने लिखा सी लेफ्ट अर्ली टू कैच द ट्रेन। ठीक है, हाँ, वर्ब होगा तो उसका सब्जेक्ट होगा, और जहां भी वर्ब आएगा उसकी ट्रांजिटिविटी उसके साथ रहेगी, भागेगी नहीं। ठीक है, ये दोनों बातें ख्याल में रखनी ही रखनी है। अब आए एक बात करें। अब यहाँ तो आपको एक और बात समझानी पड़ जाएगी। क्या मैं समझा दूं क्या? थोड़ा सा हम लोग को टॉपिक से हटना पड़ेगा। पहले इसको समझा देता हूँ, फिर टॉपिक से हटते हैं। उसको भी समझाना है, उसको भी समझाऊंगा। वो भी थोड़ा सा ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जीवन में इसको भी होना जरूरी है। दैट इज आवर सब्जेक्ट, दिस वन इज आवर फाइनाइट वर्ब। आप कहेंगे अर्ली का तो कोई रोल ही नहीं बचा, ये तो ये बता रहा वेन कब की बात बता रहा है, यानी कि ये भी एक क्या है? एडवर्बियल है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से यहां तक की बात करिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा हिस्सा कौन कंट्रोल कर रहा है? ये भाई साहब कंट्रोल कर रहा है। ये द ट्रेन क्या है? इसी का ऑब्जेक्ट है, इसी का ऑब्जेक्ट है, तो कंट्रोल किसके पास है? इसके पास। ये पूरा का पूरा हिस्सा, मैंने क्या कहा? वर्ब होगा तो उसकी ट्रांजिटिविटी जाएगी नहीं उसके साथ, चाहे नाउन बना लो चाहे भाई साहब उसको एडजेक्टिव बना लो, ट्रांजिटिविटी उसके साथ रहेगी। माने अगर उसको ऑब्जेक्ट लेने की इच्छा हो तो तुम रोक नहीं सकते, वो लेगा ही लेगा। तो उसने ये ऑब्जेक्ट को चुना है, तो जब चुना है तो यहाँ से यहाँ तक चुना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेक्टेड एरिया जो है वो गवर्न किया जा रहा है एक वर्ब के द्वारा, और टू के साथ आया है तो निश्चित तौर पर इन्फिनिटिव है। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि अब अगर आपको मैं सवाल पूछूं वाई, वो जल्दी क्यों चली गई? यार पता नहीं कैसे जल्दी चली गई यार, उसको थोड़ा और रुकना चाहिए था, कोई मिल गया होगा। वो जल्दी इसीलिए चली गई क्योंकि उसको ट्रेन पकड़ना था, इसलिए वो जल्दी चली गई। तो वाई का जवाब मिल रहा है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वाई शी लेफ्ट अर्ली, तो उसको ट्रेन पकड़ना था। तो आप ये देख रहे हो कि वाई का जवाब मिल रहा है, यानी कि ये पूरा का पूरा फ्रेज किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। फिर कहोगे भैया फिर कंफ्यूजन हो रहा है, इन्फिनिटिव तो आपने मतलब दुनिया पढ़ाती है कि वो तो नाउन होता है। भाई मेरे शांत रहो, नाउन ही होता है, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं यहाँ से, या ये पार्ट तो खाली नाउन है, नाउन ही होता है, लेकिन फंक्शन भी कुछ चीज होता है। यहाँ फंक्शन वो कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो एडवर्ब की तरह, एडवर्ब की तरह।
अगर ये एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है और पांच चीजें कौन कौन, सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनमें से कुछ भी नहीं है ये, तो ये क्या है? एडवर्बियल। एडवर्बियल है। यानी कि आपने क्या देखा कि इन्फिनिटिव, यानी इन्फिनिटी, अच्छा हमने क्लॉज क्यों कहा? आप कहेंगे कि फिर भैया आप बताइए क्लॉज क्यों है, इसमें कहाँ सब्जेक्ट है? अब सब्जेक्ट है नहीं तो आपने कैसे कह दी हवा में कि क्लॉज है? क्लॉज माने बात तो आपकी सही ही होगी कि हम कैसे कह सकते हैं क्लॉज, हमें तो फ्रेज का आना चाहिए। हम कैसे लिख रहे हैं क्लॉज? हम ही गड़बड़ कर रहे हैं क्या? नहीं, ये क्लॉज ही है। कैसे? आप समझिए, हमने क्या कहा कि हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है, तो खोजिए इस कैच, कैच का सब्जेक्ट कौन है, कौन कैच करने वाला है? तो आप बोलेंगे यही यही, ये जो सी है ना, यही कैच करने वाली थी ट्रेन को, पकड़ने वाली थी ट्रेन को, तो उसका सब्जेक्ट है ना, है ना? तो सब्जेक्ट मिल गया, फाइनाइट वर्ब नहीं मिला, नॉन फाइनाइट मिल गया, तो हमने क्या कहा कि ये क्लॉज है। ठीक है, अब आगे बढ़े। तो ये एक हिडन क्लॉज है। ठीक है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, एक और बात सीखते हैं। इ, 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 इ। जैसे मैंने लिखा ही वेंट टू मार्केट टू बाय ए पेन। क्लियर? अब इसको तोड़ें। ये है क्या? सब्जेक्ट। ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। अब फिर यहाँ बात हो गई वेंट टू मार्केट और टू बाय ए पेन। देखिए, ये प्रेपोजिशन, इसको जैसे ऑब्जेक्ट मिला इसका प्रभाव खत्म, तो इसको तोड़ लीजिए, ये अलग पार्ट हो गया। टू और बाई एक इन्फिनिटिव वर्ब, सॉरी नॉन फिनिट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब या इनफाइनाइट वर्ब, तो ये इन्फिनिटिव है और इसके साथ इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, इसका भी प्रभाव खत्म, इफेक्ट गायब। तो ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है? आप कहेंगे भैया पीपी पहले ही पढ़ा चुके हैं। और ये क्या पीपी किसका काम करता है? एडवर्ब का। और फिर ये पांच में से किसी का हिस्सा होगा नहीं, तो ये भी होगा एडवर्बियल। एडवर्बियल। अब आगे बढ़े। अब ये टू बाई एफ एन, ये भी एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका जवाब है? वाई का जवाब है। ठीक है, तो अच्छा ये पांच में से किसी का हिस्सा नहीं है, तो ये भी होगा एडवर्बियल। एडवर्बियल। आगे बढ़े, आगे। इसका दूसरा टाइप जो होता है वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने जेरंड को हटा दिया है। जेरंड केवल नाउन बनता है, केवल नाउन बनता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, जेरंड केवल नाउन बनता भी है और नाउन का फंक्शन भी करता है। लेकिन ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कह रहे हैं, एक्चुअल में ये बातें एडजेक्टिव की होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल में एडजेक्टिव होता है। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हैविंग, हैविंग फिनिश्ड, फिनिश्ड, अरे यार, छे, पता है ये क्या है? ये ये जो है ना, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। टू 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 टू। एक और एग्जांपल लेते हैं जो इजी हो। हाँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा फीलिंग टायर्ड, फीलिंग टायर्ड, सी वेंट टू बेड अर्ली। क्लियर? पहले इस पार्ट को छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, इस पार्ट को छोड़ दीजिए, इधर आइए। सी क्या है? सब्जेक्ट। वेंट क्या है? वेंट क्या है? वेंट क्या है? आप कहेंगे भैया फाइनाइट। टू बेड माने ये प्रेपोजिशन, ये उसका ऑब्जेक्ट, प्रभाव खत्म। अर्ली अलग है। एक बात मैंने आपको समझाना भूल गया कि सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हो सकते हैं क्या? आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, नहीं हो सकते। दो फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं क्या? आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, नहीं हो सकते। अगर होंगे तो उसके अंदर दो अलग अलग सेंटेंस मर्ज्ड होंगे। ठीक है,
अब क्या 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्या? हाँ, हो सकते हैं। 3 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ठीक है, 4 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्लियर? लेकिन एडवर्बियल कितने हो सकते हैं? अनगिनत। अगर आप बढ़िया एफिशिएंट आदमी हैं, हजारों की संख्या में सेंटेंस में एडवर्बियल यूज करके एक ही सेंटेंस से आप एक किताब लिख सकते हैं। अगर इतनी काबिल आदमी है तो लिख दीजिए, कोई नियम नहीं रोकेगा आपको। ठीक है, तो इनकी संख्या भी अनलिमिटेड है सेंटेंस में, कितना भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए, टू बेड, आप कहेंगे भैया ये तो एडवर्बियल है, और इसका टाइप क्या है? आप कहेंगे एनपी है, एनपी है। अर्ली क्या है? ये भी एडवर्बियल है, एडवर्बियल है। ठीक है, क्लियर? एडवर्बियल की शर्त क्या है? इन 5 में से किसी का टाइप नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने लिखा आई एम ए आई एम ए वेरी गुड प्लेयर। अब देखिए तो वेरी क्या है? एडवर्ब है ना, लेकिन दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस वन फ्रेज। ये पूरे के पूरे फ्रेज का हिस्सा है, अंदर है, और ये पूरा का पूरा चीज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो हम इसको अलग से एडवर्बियल नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इन 5 में से एक का हिस्सा है। 5 में से एक का हिस्सा है। या तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इन पांचों में से अगर किसी का हिस्सा नहीं होता तो हम उसको क्या बोलते? एडवर्बियल बोलते। ठीक है, अगर हिस्सा है तो नहीं बोले, हिस्सा नहीं है तो बोले। तो चूंकि ये हिस्सा नहीं है, ये भी हिस्सा नहीं है, तो नहीं बोलेंगे। अब आते हैं यहाँ मतलब कि इसका ये मतलब निकलेगा कि थक कर वो बेड पर पहले ही चली गई। मैंने थक चुकी थी इसीलिए वो बेड पर पहले ही चली गई। तो ये जो वर्ब है आप देख रहे हो, ये वर्ब है फीलिंग टायर्ड, फीलिंग टायर्ड। ठीक है, अब ये जो वर्ब है ना, ये आप देखोगे आईएनजी फॉर्मेट में है, लेकिन मैंने क्या कहा? हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होता है। क्या इसका सब्जेक्ट सी नहीं है? एकदम है, तभी ये वर्ब आया है। सी है ही। अगर कोई और सब्जेक्ट होता, कोई और सब्जेक्ट होता तो उस सब्जेक्ट को हमें पहले लिखना ही पड़ता। ठीक है, पहले लिखना ही पड़ता। ठीक है, चलिए, ये बात हो गई हमारी। तो हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये ये बता रहा है कि वो क्यों गई बेड पे। वाई तो आप कहेंगे फीलिंग टायर्ड, थक के। ठीक है, अगर ये फीलिंग टायर्ड है, थक करके ही गई है, तो निश्चित तौर पर दिस वन इज एक्टिंग एज एडवर्ब, और ये क्या है हमारा? एडवर्बियल है, एडवर्बियल है। आप कहेंगे कि भैया आप तो कह रहे थे एडजेक्टिव है। हाँ भाई, एडजेक्टिव है, लेकिन इन ए सेंटेंस इट इज बिहेविंग लाइक एडवर्बियल। यही तो है इस टॉपिक की नजाकत, यही तो है इस टॉपिक की नजाकत। समझे कि अभी भी नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? तीसरा नंबर देखें। तीसरा नंबर हम देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, आप ये मत ध्यान दीजिएगा कि भैया हम नहीं पहचान पा रहे पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हम आपको पढ़ा ही नहीं रहे हैं। हमको ध्यान क्या देना है? हमें देना है कि हम एडवर्बियल को कैसे पहचान पा रहे हैं। बस इतना ही ध्यान देना है कि हम एक एडवर्बियल को कैसे पहचान पा रहे हैं। आप इन सभी शब्दों के चक्कर में ना पड़े, ना पड़े जनाब, ना पड़े। इन शब्दों के झूठे जाल में हमें नहीं फंसना। हमें अंडरस्टैंडिंग विकसित करनी, कैसे हो रहा है ये, इस पे ध्यान देना है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा लेफ्ट एलोन, लेफ्ट एलोन, द चाइल्ड, द चाइल्ड, ठीक है, बिगेन टू क्राई, बिगेन टू क्राई। क्लियर? अब देखिए ये क्या है? द चाइल्ड सब्जेक्ट, बिगेन मतलब आप कहेंगे भैया फाइनाइट वर्ब। और टू कराई का मतलब, टू कराई का मतलब, टू कराई का मतलब आप बताइए क्या होगा? अब आइए इधर आते हैं। लेफ्ट एलोन मतलब किसी ने उसको छोड़ दिया।
कितनी अच्छी बात है ना अंग्रेजी की। जब आप पास्ट पार्टिसिपल में लिखेंगे किसी चीज को, तो वो चूंकि पैसिव के रूप में काम करेगा, पैसिव के रूप में। ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट ये होगा, सब्जेक्ट कोई और होगा। तो किसी ने बच्चे को अकेला छोड़ दिया, इसीलिए वो रोने लगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या करने लगा, रोने लगा। क्लियर। तो ये जो है ना, तो ये मतलब क्यों रोने लगा, किसी ने उसको अकेला छोड़ दिया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्बियल। क्लियर। ये भी क्या हो जाएगा, एडवर्बियल। ओके, सॉरी फॉर दैट। अब लास्ट पढ़ लेते हैं, जैसा कि मतलब आपको भी थोड़ा सा दिमाग हो ही चुका होगा, मेरा तो हो ही चुका है, आपका भी हो चुका होगा। ठीक है, लास्ट है, आसान है, थोड़ा सा आसान है, बस इतना, इसके आगे हम लोग नहीं जाए। लास्ट ये है फाइनाइट क्लॉज। एक्चुअल में एक क्लॉज होगा, देखने में भी और समझने में भी। फाइनाइट क्लॉज हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्लॉज के अंदर अगर फाइनाइट वर्ब यूज हो रहा है तो हम उसको फाइनाइट क्लॉज भी बोल सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, वी स्टेड वी स्टेड इन बिकॉज इट वॉज रेनिंग। अब इस सेंटेंस को आप देखिए, तो इसको आप थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करिए, इसका डाइसेक्शन सीखते हैं। ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है हमारा क्या, क्या है ये है हमारा फाइनाइट वर्ब। अब आप बोलेंगे भैया ये इन तो प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के साथ हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है, भैया यहाँ नहीं है, तो कुछ गलती है क्या? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे भाई। एक बात याद रखना, उसको हम एक और नाम से जानते हैं, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब के साथ मतलब कुछ तो प्रेपोजिशंस लगे होते हैं, है ना, और ये जो है ना, ये दोनों वर्ब के रूप में ही काउंट होते हैं, कुछ कुछ वर्ब के साथ होता है। जैसे मान लीजिए लुक माने देखना, और लुक आफ्टर माने देखभाल करना। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? अब ये दोनों मिलके मीनिंग निकाल रहा है, तो अब इसको क्या आप कहेंगे, प्रेपोजिशन? नहीं, इसको हम कहेंगे पार्टिकल। पार्टिकल। तो ये दोनों दोनों जो है ना मिलके माने फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर रहे हैं, और इन चूंकि यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं है, ये पार्टिकल है। ठीक है, पार्टिकल किसको बोलते हैं अंग्रेजी में? वो सब जिनके कोई मतलब नहीं होते हैं, कोई मतलब खुद से नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनको हमने कुछ और कह नहीं सकते, तो उनको पार्टिकल नाम दे देते हैं। कहीं लिखा उखा नहीं है। इंग्लिश जो ग्रामेरियन है या इंग्लिश लर्नर्स हैं, वो इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको भी पता होना चाहिए। तो यह फाइनाइट वर्ब। अब आते हैं, ये पूरा का पूरा बात हमें किस ओर इशारा कर रहा है, किस ओर इशारा कर रहा है? क्या हमें वाई के बारे में नहीं बता रहा? कह रहा है कि हम लोग अंदर क्यों रहे, क्योंकि बारिश हो रही थी। वाई के बारे में बता रहा है ना जी, बता रहा है, तो 100% ये एडवर्ब है। और इनमें से 5 का किसी का हिस्सा है क्या? 5 में से किसी का हिस्सा है क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फाइनाइट वर्ब, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, पांचों में से किसी का हिस्सा है क्या? आप बोलेंगे भैया नहीं है। नहीं है तो क्या है? एडवर्बियल है। क्लियर। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्लॉज है, सब्जेक्ट और उसका फाइनाइट वर्ब। क्लियर। लेकिन आपने कुछ चीज नोटिस करा? अभी नोटिस नहीं किया होगा, अब नोटिस आप करेंगे। एक और लिख देता हूं, फिर आप नोटिस कर लीजिएगा। इफ यू स्टडी हार्ड, इफ यू स्टडी हार्ड, यू विल सक्सेस, यू विल क्रैक योर एग्जाम। ठीक है, अब इस पार्ट को आप छोड़िए, इस पार्ट में आइए। सब्जेक्ट विल क्रैक फाइनाइट वर्ब योर एग्जाम, ऑब्जेक्ट। क्लियर, खत्म। लेकिन ये कंडीशन नहीं है, एक कंडीशन नहीं है। ये कब होगा? जब ये होगा। तो हमने क्या बताया कि एडवर्ब कंडीशन भी तो बताता है, तो ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है क्या?
शर्त है ना जी, कंडीशन है ना। अगर ये कंडीशन है तो दिस मस्ट बी एडवर्ब, दिस मस्ट बी एडवर्ब। अगर ये एडवर्ब है तो ये एडवर्बियल भी होगा, क्योंकि ये इन पांचों में से किसी का हिस्सा नहीं है। अब आप क्या चीज देखिए, एक चीज नोटिस किए कि यहाँ तो ये पूरा का पूरा क्लॉज बिकॉज से शुरू हो रहा था, और यहाँ पे ये भाई साहब इफ से शुरू हो रहा है। यानी कि ये कुछ ना कुछ जरूर अपने शुरुआत में रखेगा, यानी कि इनका एक अलग नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये खास तरह का कंजंक्शन होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इनसे शुरू होगा, कंजंक्शन शुरू होगा, जैसे व्हाट, जैसे हम कहते हैं व्हेन, इफ, ठीक है, अनलेस, अनटिल, बिफोर, ठीक है, इन सभी चीजों से ये शुरू होगा। बट फॉर, ठीक है, इनसे शुरू होगा, बिकॉज इनसे शुरू होगा, ये इनको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये जब इनसे शुरू होगा तो ये किसका काम करेंगे? एडवर्ब का। और ये कौन होंगे? एडवर्बियल, एडवर्बियल, ठीक है। चलिए, इतना ही हमें सीखना था। अब मैं आपको होमवर्क जो भी दूंगा, मैं आपको 20 सेंटेंसेस दूंगा जिसको डाइसेक्ट करना होगा, मतलब आपको तोड़ तोड़ के बाकी बात बताना होगा जो भी मैं पूछूंगा उनका। अब मैं अगले क्लास में इन 20 सेंटेंस को मैं खुद आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, आप अपने से खुद बनाना। और अगली क्लास प्रैक्टिस की रहेगी जिसमें हम 20 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस में लेंगे, 20 के 20 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। एक बात ध्यान रखना कि जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ों में आपको डाउट होगा, तो डाउट जरूर पूछ लेना। देखो, या तो तुम डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो, जहां भी मुझसे जुड़े हुए हो, जिस ग्रुप में भी कनेक्टेड हो, या तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हो वहां भी पूछ सकते हो, या इस वीडियो के कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगली बात मैं ये समझा रहा हूँ कि अब जो होमवर्क होंगे ना, उनके लेवल बढ़ते जाएंगे। क्लास हो सकता है क्लास का टाइम जो है ना वो भी थोड़ा लंबा होता चला जाए, जैसे जैसे हम किसी मुश्किल टॉपिक को, किसी बड़े, अब क्योंकि अब जो भी टॉपिक्स आएंगे उनको हम टारगेट करेंगे, ठीक है, उनको हम टारगेट करेंगे सीखने के लिए, तो उसमें लगेगा ब्रदर टाइम। तो आपको मतलब ये नहीं समझना है कि टाइम लग रहा है। मॉड्यूल 1 में या पिछली 7 क्लासों तक जो मॉड्यूल 6 की, मॉड्यूल 2 की भी क्लास थी, उसमें भी हमने कोशिश करा कि टाइमिंग कम हो, लेकिन क्या करें, कुछ टॉपिक्स इतने लेंदी होते हैं, उनको बीच में छोड़ भी तो नहीं सकते, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ जो आप उत्साह और उमंग दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपके लिए थोड़ा सा कुछ लाया था, मैं बोलने की कोशिश करूं क्या? नहीं यार, कहाँ बोल पाऊंगा, मेरे सामने है ही नहीं, एक्चुअल में वो गायब हो चुका है। तो चलिए, जब वो मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय 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 बाय।